बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एमए फाइनल, पेपर 7th। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 जो है उसमें आपके है उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था क्या थी, वणिकवाद क्या था, आपके यूरोपियों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो शासन था उसका बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ा। ये मुख्य रूप से इसके चैप्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी। तो पहले मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि पहले हम ये देखें कि उपनिवेश क्या थे। वैसे तो आपने 3rd ईयर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, किंतु फिर भी एक बार हम इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए, उपनिवेश के अंतर्गत विदेशी शासक अपने अधीन औपनिवेशिक देश के बाहरी व्यापार और उसके आंतरिक व्यापार के संबंध में नीति निर्धारण करता है ना। एक देश है, उसने दूसरे देश पर इकोनॉमिकली अधिकार कर लिया, तो उसका जो पूरा व्यापार है वो उस देश के हाथ में आ जाता है जिस देश ने उस पर अधिकार किया है। आर्थिक दृष्टि से उपनिवेश विदेशी शासकों की मातृभूमि की सीमा के बाहर वह देश या क्षेत्र होता है जिसके संबंध में व्यापारिक नीति एवं आर्थिक विकास के स्वरूप के निर्धारण में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विदेशी शासक को होता है। इसमें दो बात बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो ये कि एक शासित देश है जो काफ़ी दूर है और एक वो देश जिस पर उसने अधिकार कर लिया है। तो इन दोनों के जो आर्थिक संबंध है उसकी जो नीति निर्धारण कैसे होती है, आर्थिक संबंध कैसे निर्धारित होते हैं, इन्हीं संबंधों के आधार पर वो जो शासित जो दूसरा देश है जिसने जिस पर अधिकार कर लिया है वो उसका आर्थिक उपनिवेश कहलाता है। एक तो उपनिवेशित देश ऐसा हो सकता है ना। दो तरह के उपनिवेश जो देश होते हैं उनमें भी संबंध का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग अलग है। जैसे हमारे ऊपर पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके बाद ब्रिटिश का शासन हो गया, राज्य का शासन हो गया। तो पहले तो व्यापारिक संबंध था और फिर हम लोग राजनीतिक अधिकार में भी आ गए। तो शासक और जो शासित देश के बीच संबंध भी दो तरह के हो गए। एक तो उपनिवेशित ऐसा देश हो सकता है जिस पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली गई हो, जैसा भारत के साथ घटित हुआ। ऐसा देश में उपनिवेशित देश शासक देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न किंतु अधीनस्थ अंग बन जाता है। हम तो उनके अधीन हो गए थे। उपनिवेशीय संबंध का दूसरा रूप ये भी है जहाँ देश पर राजनीतिक प्रभुत्व तो स्थापित नहीं किया गया हो, किंतु आर्थिक मामलों में ये किसी बाहरी देश पर आश्रित हो जाता है। विदेश में बड़ी मात्रा में सहायता या संरक्षण मिलने के कारण, है ना। ऐसा देखिए, उपनिवेशिक जो स्थिति है वो दो तरह की है, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। हमारी जो स्थिति थी वो औपनिवेशिक, जो हमको उपनिवेश बनाया गया था इंग्लैंड ने, तो हम राजनीतिक रूप से उनके अधिकार में आ गए थे और हमारी पूरी की पूरी आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता उनके ही हाथ में थी। वो किसी भी तरह से शासन के नियम बनाते, आर्थिक नियम बनाते और हम को उन्हें मानने पड़ते थे क्योंकि हम उनके अधीन एक राजनीतिक उपनिवेश थे। अब देखिए, दूसरा कोई देश ऐसा भी हो सकता है जिसकी राजनीतिक सत्ता तो उस देश के पास नहीं है, पर उसने आपकी बहुत मदद करी है। अब आप उसको किसी तरह से आपने उसको वापस रीपे नहीं किया है या और किसी वजह से, तो वो आर्थिक जो सत्ता है वो उसके पास में आ जाती है। उसने आर्थिक रूप से, आप मान लीजिए आपके कोई अकाल पड़ गया है
या उस देश में किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और वो दूसरा देश उसको सहयोग देता है, तो उसको जो सहयोग और संरक्षण प्राप्त होता है उसके बदले में कई बार जो सहायता लेता है उस देश के आर्थिक अधिकार सहायता देने वाले देश के हाथ में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो आर्थिक उपनिवेश भी हो जाते हैं। तो ये दो तरह के उपनिवेश हो गए, एक तो राजनीतिक अधिकार सत्ता प्राप्त हो गए और एक आर्थिक सत्ता प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार के जो और एक प्रकार का वह उपनिवेश देश बन जाता है। तीसरा रूप उस समय सामने आता है जब कोई साम्राज्यवादी देश अपनी गतिविधियों और शक्तियों को इस प्रकार बढ़ाता और फैलाता है कि कई देश उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। अधिक शक्ति संपन्न होने के कारण साम्राज्यवादी देश अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों को उपनिवेश का दर्जा या रूप देने में समर्थ हो जाते हैं। एक राजनीतिक हो गई, एक आर्थिक हो गया, ये तीसरे प्रकार का भी साम्राज्यवादी है ना। जब बहुत पावरफुल राज्य हो जाते हैं तो वो लोग भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, तो वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो उनको भी उपनिवेश का रूप दे देते हैं। अब देखिए औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने आपको पिछले जो सेकंड यूनिट था उसके सारे वीडियो में ये बताया था कि किस तरह भारत में जब अंग्रेज लोग आए, भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और जब अंग्रेज आए तो आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने भारत की जो कृषि थी या भारत की जितनी भी संपदा थी उसका इस्तेमाल अपने उद्योगों के विकास के लिए किया। हाँ, मैंने जब भू रूपांतरण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि किस तरह से जब हमारे यहाँ पर गांव जो स्वयं आत्मनिर्भर थे उनको उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, वो हमारा पुराना जो सिस्टम था वो बिल्कुल चेंज कर दिया। तो एक तरफ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूरी की पूरी जो आर्थिक स्थिति थी उसको राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। गांव की जो फसल थी वो अब बड़े बड़े बाज़ारों में जाने लगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगी। जो ग्राम थे वो पहले एकाकी थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब वो जो गांव थे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गए थे। फिर भी प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी हमारा किसान दरिद्र था, हमारे जो गांव थे वो उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो रही थी, हमारे पूरे समाज में दरिद्रता आ रही थी, भूमि पर जो जनता थी उसका भार बढ़ता जा रहा था, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो रही थी। तो ये सब जो हुआ उसका मुख्य कारण यही था कि उनके विकास का जो उद्देश्य था वो अपना विकास था, भारत का विकास नहीं था। तो उनकी स्थिति का, चाहे वो कृषि हो या औद्योगिक स्थिति हो, उनकी जो भी नीति बनती थी उस नीति का चरित्र जो था वो औपनिवेशिक था। उनका विकास भारत का विकास करना नहीं था, उनका विकास स्वयं का विकास करना था। तो उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो मुख्य रूप से औपनिवेशिक चरित्र की अर्थव्यवस्था थी। तो अब आप ये देखिए कि जो विभिन्न औपनिवेशिक जो देश होते थे उनकी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो लेते हैं कच्चे माल का प्रदायक, है ना। हमारे यहाँ उपनिवेश की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो जो जिसका वो उपनिवेश होता है उस देश को वो कच्चा माल, अनाज जुटाने का कार्य करता है। ये इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उस राष्ट्र का स्रोत बन जाता है। हमारे यहाँ से जितनी भी कपास थी वो इंग्लैंड चली जाती थी, कपड़ा बनकर भारत की मंडियों में आता था। देखिए हम उस कपास का, हमारे खेतों में उस कपास को उगाया जाता था, हमारे कृषक उस कपास को उगाते थे, उस कपास का पेमेंट हम करते थे और उसके बाद वो कहाँ पर जाता था, इंग्लैंड। उसका कपड़ा बनकर भारत में आता था और उस कपड़े को हम खुद पैसे देकर खरीदते थे। तो आप ये सोचिए कि हमारा कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था।
तो ये जो चरित्र था ये किसी भी हम उस देश का था जिसने हमें उपनिवेश बना रखा था। तो जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जो कच्चा माल होता है उसे उस साम्राज्यवादी राष्ट्र को देना पड़ता है।